डियर स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ये काफी बड़ा टॉपिक है और मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, जो अपनी जितनी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करता है। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स क्या है। तो ब्रह्मांड की जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है, वो है कि प्राकृतिक पिंडों एवं अंतरिक्ष सहित अनंत विस्तर क्षेत्र को ब्रह्मांड कहते हैं। देखो, दो बातें हैं। प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक पिंड का मतलब है जिसमें सूर्य और सूर्य जैसे अन्य तारे, ठीक है, क्योंकि सूर्य एक तारा है तो अपन तारे कह सकते हैं, जिसमें तारे, उनके ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिकाएं, ये सारे प्राकृतिक पिंड हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक को समझेंगे आगे। और अंतरिक्ष होता है जो दो पिंडों के बीच जो खाली स्थान है, जो स्पेस है, वो अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो पिंड हो, जैसे दो तारों के बीच का स्थान हो सकता है, दो ग्रहों के बीच का स्थान हो सकता है, वो अंतरिक्ष है। तो प्राकृतिक पिंड और अंतरिक्ष, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ही ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ब्रह्मांड से संबंधित स्टडी को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। अब एक महत्वपूर्ण बात यह बनती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं की गई हैं। उनमें सबसे अधिक मान्य यानी कि सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे अपन अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको सभी वैज्ञानिक सहमत हैं, मानते हैं। चलिए हम इनको थोड़ा सा एक चित्रों के माध्यम से भी और समझते हैं। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि एक इस प्रकार से ब्रह्मांड, सबसे बाहर जो क्षेत्र है वो ब्रह्मांड है। ठीक है, और ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर। ठीक, ये एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मांड तो समूचा अनंत विस्तृत क्षेत्र है, और ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं जो कि अरबों खरबों की संख्या में है। ठीक है, जिनकी अभी तक सबकी पहचान भी नहीं हो पाई है। और वैसे ही एक आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल है। ठीक है, वो आकाश गंगा जो कि सर्पिलाकार है और जिसको अपन मिल्की वे भी कहते हैं, या इसका नाम मंदाकिनी है। उस आकाश गंगा में अरबों खरबों सौरमंडल है, यानी कि कई खरबों की संख्या में तारे हैं। और उसमें हमारा एक तारा है सूर्य, और उस सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह और उनके उपग्रह, तो वो सारा मिलकर के बनाता है हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल हैं, उसमें हम हमारे सौरमंडल की बात कर रहे हैं, जिसमें सूर्य और उसके ग्रह और उपग्रह। अब हमारे सौरमंडल में हमारा जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे 7 अन्य ग्रह हैं, यानी कि कुल 8 ग्रह हैं। और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जीवन, मानव जीवन विद्यमान है। ये सारी बातें हुई कि अपन ने पूरे विस्तृत क्षेत्र से लेकर के सूक्ष्म की ओर अपन ने समझा है कि पृथ्वी की स्थिति कहां पर है, पृथ्वी क्या है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में है, और सौरमंडल के अंदर सौरमंडल कहाँ है, सौरमंडल आकाशगंगा में है, और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड में है। ठीक है, और यहां पर आप एक चित्र और देख पा रहे हैं, इधर ये ब्रह्मांड का चित्र है। ठीक है, जो कि अनंत विस्तृत क्षेत्र है, और इसमें आप तारे देख पा रहे हैं कि ये तारामंडल हो सकते हैं बहुत सारे, या ये आप यहाँ देख रहे हैं विस्तृत क्षेत्र जिसको आकाशगंगा
ठीक है, आकाशगंगा जैसा दिख रहा है अपन को। आकाशगंगा अलग अलग तरह की हो सकती हैं, सर्पिलाकार हो सकती हैं, छड़ाकार हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, अलग अलग आकाशगंगाएं अलग अलग आकारों की होती हैं। अब अपने जो बात की थी बिग बैंग घटना की, बिग बैंग थ्योरी जो थी महाविस्फोट की, कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट होने के कारण तो अभी तक ज्ञात नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों के, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक उनके लिए अलग अलग सिद्धांत देते हैं, परंतु ये जो बिग बैंग घटना है इसमें एक बहुत बड़ा अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से बहुत सारे आकाश गंगाएं और बहुत सारे सौर मंडल, ठीक है, और उनके ग्रह उपग्रह आदि बनते गए। तो ये बिग बैंग थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो कि एक अनंत विस्तर क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब हमने जो बात की थी ब्रह्मांड के अंदर की जो प्राकृतिक पिंड है और अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष की बात करेंगे कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। प्राकृतिक पिंडों के बीच का रिक्त स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दो प्राकृतिक पिंड हैं, चाहे जैसे वो दो तारे हो या दो ग्रहों हो, ठीक है, या दो उपग्रहों के बीच की दूरी हो, तो ये सारी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है दो प्राकृतिक पिंडों के बीच की, वो अंतरिक्ष कहलाता है। और अगला एक क्वेश्चन अंतरिक्ष से जो बनता है वो है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो रूस के यूरी गागरिन थे। देखो ये जो देश है रूस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं अपन, पूरे विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो थे वो, या अंतरिक्ष यात्री जो थे वो यूरी गागरिन थे। चित्र में आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि अपनी वेशभूषा में है। फिर बात करेंगे हम प्राकृतिक पिंडों की। प्राकृतिक पिंडों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पिंड क्या है, तो अंतरिक्ष में उपस्थित जितने भी पिंड हैं, ठीक है, पिंड यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, निहारिकाएं हो सकती हैं, तारे हो सकते हैं, ग्रह उपग्रह, उल्काएं या धूमकेतु, ये सारी क्या है, ये सारे के सारे प्राकृतिक पिंड कहलाते हैं। हम इन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। निहारिकाएं क्या है, तारे क्या है, कैसे बनते हैं, तारे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ग्रह क्या है, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, सभी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं आकाश गंगा की। हमने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर जो है अरबों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। जो ब्रह्मांड अनंत विस्तर क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है, हम हमारे सौर परिवार की बात कर रहे हैं, हमारा सौर परिवार जो है वो मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है। और हमारी आकाश गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर फैली आकाश के पुल बनाने वाली सफेद चमकीली पट्टी नुमा संरचना है। जब आसमान साफ हो तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश में देखेंगे, तो हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ एक नदी की तरह एक ऐसा लगेगा कि सफेद चादर जो है बहुत सारे तारों की, ठीक है, एक सफेद पट्टी नुमा हमें संरचना दिखाई देगी, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हमें दिखाई देगी। वो हमारी आकाश गंगा है, उसी के अंदर हमारा पृथ्वी, जहां से अपन इसको देख रहे हैं। तो जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, उसमें सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, और हमारा वहां सौर परिवार है। परंतु वैसे अरबों खरबों सौर परिवार और भी है, ठीक है, जहां तक वैज्ञानिक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और आकाशगंगा में धूल कण भी है, हाइड्रोजन गैस के बादल भी हैं, ये सारी चीजें आकाशगंगा में होती हैं। हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी कि इस प्रकार से घुमावदार, ठीक है, जलेबी की तरह है, सर्पिलाकार है, जिसको अपन अंग्रेजी में स्पाइरल भी कह सकते हैं, स्पाइरल के आकार का। देखो आकाशगंगा में ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, ये सफेद रंग के जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। और ये इधर एक चित्र आप देख पा रहे हैं, यह है हब्बल दूरदर्शी से लिया गया आकाशगंगा का परिदृश्य। हब्बल एक दूरदर्शी है, हबल एक वैज्ञानिक के नाम पर सम्मानित है, ठीक है, दूरदर्शी। इससे एक आकाशगंगा का दृश्य लिया गया है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक आकाशगंगा और अपन यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें आप ये जो सफेद रंग के डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सूर्य यानी कि तारे हैं, ठीक है, सूर्य जैसे, सूर्य भी एक तारा है। और ये बहुत सारे तारे और तारामंडल और उनके ग्रह उपग्रह सारे मिलकर के आकाशगंगा बनाते हैं। तो ये एक आकाशगंगा है, बहुत विस्तर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें अरबों खरबों तारे आप देख पा रहे हैं, और प्रत्येक तारे का एक अपना परिवार हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे निहारिकाओं की, नेबुला की, ठीक है, नेबुला जिसको अंग्रेजी में नेबुला भी कहते हैं, साथ साथ में अंग्रेजी के जो नाम है वो भी आप देख सकते हो।
तो निहारिका क्या है, देखो समझते हैं। अंतरिक्ष में स्थित धूल कणों, यानी कि अंतरिक्ष में जो धूल के कण हैं और हाइड्रोजन गैस के सफेद व काले बादलों का सघन समूह है, निहारिका कहलाता है। हाइड्रोजन गैस से और धूल के कण आपस में मिलकर के बादल नुमा संरचनाएं बनाती हैं, उसे ही अपन निहारिका कहते हैं। निहारिकाएं गुरुत्व के कारण सिकुड़कर और सघन होती जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ये धूल कण के हैं और हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, पहले तो इतने बड़े क्षेत्र में फैले थे, परंतु एक गुरुत्व के कारण ये और सिकुड़ जाएंगे, इनका आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, धूल के कण हाइड्रोजन गैस बादल वगैरह पास पास आ गए, तो ये सघन होती चली गई, ठीक है। तथा उष्मा व प्रकाश उत्पन्न करती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस जो है वो आपस में मिलकर के नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा और हीलियम गैस का निर्माण करती चली जाएंगी, जिसके कारण उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता जाता है। और ये जो निहारिकाएं थी पहले, और निहारिका से ये जो स्थिति बन गई है, जो सघनता पास पास आने के कारण, तो उसे अपन कहते हैं प्रोटो स्टार, ठीक है। निहारिका से क्या बनता है, प्रोटो स्टार बनता है, और प्रोटो स्टार से बनता है स्टार यानी कि तारा, और ये प्रोटो स्टार एक नया तारा बनाते हैं। तो ये तारे की उत्पत्ति निहारिका से होती है, निहारिका से बनता है प्रोटो स्टार, और प्रोटो स्टार से बनता है एक तारा या स्टार। और तारे की एक निश्चित उम्र होती है, एक आयु होती है, कई अरबों खरबों वर्षों के बाद में वो तारा वापस नष्ट हो जाता है, और जब तक वो तारा रहेगा अपना प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता रहेगा। जैसा कि हमारा सूर्य एक तारा जो है वो कई वर्षों से लगातार हमें उष्मा और प्रकाश प्रदान करता आ रहा है, परंतु ये भी एक अपनी निश्चित आयु के पश्चात नष्ट हो जाएगा। तब तक हमारे वैज्ञानिक एक नया तारे का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो ही एक मात्र प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे हमें पेड़ पौधों को और हमें ऊर्जा मिलती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए हम अब तारे की बात करेंगे। तारे जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, और स्टार्स के कैसे पिंड हैं, दीप्त पिंड हैं। देखो पिंड दो प्रकार के हैं, दीप्त और प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड का मतलब है ऐसे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अपन लुमिनियस कहते हैं, यानी कि जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें। जैसे बल्ब है, ठीक है, मोमबत्ती है, जुगनू है जो कि एक प्राकृतिक दीप्ति उत्पन्न करता है। तो तारे भी जो है वो अपने नाभिक के संलयन अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन से हीलियम गैस बनाते हैं और बहुत ज्यादा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो ये दीप्त पिंड है, ठीक है। परंतु पृथ्वी और इनके जैसे और ग्रह हैं अपने, ठीक है, और उनके उपग्रह वो प्रदीप्त पिंड हैं, वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए वो प्रदीप्त पिंड है, नॉन लुमिनियस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दीप्त पिंड क्या है, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। तारों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से ताप उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अपन आगे विस्तार से समझेंगे। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें होती हैं, यानी कि मुख्य रूप से तारों के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। वास्तव में हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में अभिक्रियाएं करके हीलियम बनाते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिकों में बदल जाते हैं, इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो परमाणुओं के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, और जब किसी परमाणु का नाभिक टूटता है तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं, तो एक प्रकार से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ इस अभिक्रिया से अपन समझते हैं, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब यह है जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक 1 हो। परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, बेरिलियम 4 पे, ठीक है, बोरोन 5 पे, कार्बन 6 पे, नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, ये सब आप जानते हो, ठीक है, सोडियम 11 पे। तो वैसे ही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन यहाँ ये जो क्रमांक लिखा है नंबर 1, ये इसका परमाणु क्रमांक है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ठीक है। और ऊपर जो लिखा हुआ है ये द्रव्यमान संख्या है इसकी, ठीक। अब देखिए द्रव्यमान संख्या इस हाइड्रोजन की अलग है, इस हाइड्रोजन की अलग है, इस हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 2 है, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। और इस हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 3 है, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम, ठीक है। ट्राई मतलब 3 होता है, ड्यूटेरियम जो जिसको अपन डी से दर्शाते हैं, और भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, पानी जो है जल H2O, और भारी जल का होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है ये D2O, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है भारी जल के अंदर।
तो जो हाइड्रोजन है, प्रोटियम, जिसके अंदर वास्तव में क्या होता है, ये जो द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन जब होता है तो यहां पर द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगी, तो प्रोटियम कहलाएगा। और यहां 2 का मतलब क्या है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तब ये ड्यूटेरियम बन गया। और ट्राइटियम का मतलब है कि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तब ये बन गया 2 और 1 3 ट्राइटियम। तो ये समस्थानिक हो गए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। परंतु यहां अपन बात कर रहे हैं तारों के अंदर, तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम और तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, हीलियम गैस बना लेंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो यहां 2 दर्शाया गया है। और यहां पर क्या होगा, ये 2 द्रव्यमान संख्या इसकी और 3 द्रव्यमान संख्या दोनों मिलकर के 5 बनाती हैं। तो 5 में से 4 तो यहां पर हीलियम की द्रव्यमान संख्या हो जाती है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर। ठीक है, तो ये 4 द्रव्यमान संख्या हो गई, हीलियम बन गया। तो यहां पर 2 और 3 5 थे, तो एक यहां अलग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक बन जाता है। तो यहां पर 2 नाभिकों, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों के संलयन से हीलियम बनता है, और एक प्रोटियम हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया तारों में लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आ रही हैं कि तारों का रंग आपने देखा होगा कि कुछ तारे कुछ अधिक चमकदार होते हैं, कुछ नीले रंग के प्रतीत होते हैं, कुछ पीले रंग के, कुछ लाल रंग के तारे होते हैं। ठीक है, तो वो तारों का रंग उनके ताप का निर्धारण करता है, यानी कि जैसा रंग होगा उसी के अनुसार उसका ताप होगा। जैसे मान लीजिए कोई तारा है जिसका रंग नीला है, नीले रंग का तारा है, तो वो सबसे अधिक ताप वाला तारा है। ठीक है, सबसे ज्यादा तापमान है उस तारे का। और जिस तारे का रंग पीला है वो मध्यम तापमान का है, जैसे कि हमारा सूर्य का रंग पीला है, तो ये हमें पीले रंग का दिखता है। ठीक है, परंतु सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल रंग का दिखता है। वो होता है प्रकाश के अपवर्तन और प्रकीर्णन की घटना के कारण। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, वो प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, उसमें अपन वहां समझेंगे कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है और अपवर्तन, उन घटनाओं के कारण हमें सूर्य सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का प्रतीत होता है। परंतु सूर्य कैसा है, एक पीले रंग का तारा है जो कि मध्यम ताप वाला है। उसी प्रकार से कुछ तारे लाल रंग के होते हैं, तो लाल रंग का तारा है उसका तापमान सबसे कम होता है अपेक्षाकृत कम तापमान वाला, और सबसे अधिक ताप वाला होता है नीले रंग का होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे तापमान के आधार पर तारों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए जो खास बात आ रही है वो है तारे स्थिर रहते हैं, यानी कि तारे गति नहीं करते हैं, तारे एक जगह स्थिर होते हैं। जैसे हमारा सूर्य तारा है, सूर्य जो अपना सौरमंडल का केंद्र है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, वो स्थिर है। तो तारे स्थिर रहते हैं, परंतु अब आप देखोगे सर रात को हम तारे देखते हैं तो वो तारे हमें कुछ घंटों बाद में हम दोबारा देखते हैं तो वो गति करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि प्रतीत होते हैं, वो गति नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गति घूम रही है, पृथ्वी ग्रह घूम रहा है, पृथ्वी गति कर रही है, इसलिए हमें वो घूमते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि तारे स्थिर रहते हैं परंतु पृथ्वी के अपने अक्ष पर। अब देखो पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इस कारण से हमें जो तारे हैं, यानी कि सूर्य भी हमें क्या लगता है, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जितने भी तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखेंगे। और सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य किधर उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। कारण क्या है? कारण है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन होना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय क्यों होता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। अब एक तारे की बात करेंगे, जैसा कि आपने सुना होगा कि ध्रुव तारा जो है वो स्थिर होता है, घूमता नहीं है। मैंने क्या बताया? सारे के सारे तारे स्थिर हैं। फिर आप कहोगे कि सर ध्रुव तारा हमें गति करता हुआ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ध्रुव तारा, देखो इस चित्र से आप समझिए, ध्रुव तारे की जो स्थिति है वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ध्रुव तारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, और ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है।
तो यहाँ पृथ्वी जो घूमती है इस प्रकार से, देखो ये रोटेट हो रही है, घूम रही है पृथ्वी इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पृथ्वी पर जो व्यक्ति हैं उनको ये तारे, तो और जो तारे हैं वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखेंगे, परंतु ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव की तरफ बिल्कुल बीच में होने के कारण ये हमें घूमता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये गति करता हुआ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी लट्टू की तरह घूर्णन कर रही है अपने स्थान पर, और यहाँ से अपन देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल सिद्ध में बीच में है, इसलिए हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की उत्तर दिशा में स्थित है, अतः यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तारे यानी कि जितने भी तारे हैं वो गति नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण गति करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु ध्रुव तारा हमें गति करता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब देखो जो दक्षिणी गोलार्ध है या दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उनको उत्तरी ये ध्रुव तारा दिखता ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव तारा तो इधर उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिण ध्रुव की तरफ जो व्यक्ति जो निवास करते हैं, जो देश हैं, वहां के लोग हैं, वो ध्रुव तारे को कभी देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये बात अपनी कई बार हो चुकी है, जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें सूर्य बीच में है, फिर उसके चारों तरफ बुध है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, वो अपना आगे समझेंगे। खगोलीय दूरी का मापन प्रकाश वर्ष इकाई में करते हैं। देखो, खगोलीय दूरी अंतरिक्ष में जो पिंड हैं उनको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग करते हैं, और बड़ी जो इकाई है वो पारसेक होती है, परंतु हम प्रकाश वर्ष का ही यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि प्रकाश जो है वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है वो उसका मान होता है 9.4608 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, यानी कि प्रकाश एक वर्ष में इतना किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। हमारी पृथ्वी ग्रह की बात करें तो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? वो सूर्य ही है, जो कि हमारे सौरमंडल का केंद्र भी है। दूसरी बात करेंगे कि सूर्य के बाद में पृथ्वी का निकट तारा है, वो है प्रोमिक्सा, जिसको अल्फा सेंटोरी भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी से जो दूसरा निकट तारा है सूर्य के बाद, ठीक है, वो कितनी दूरी पर है? वो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। देखो, ये जो बातें हो रही हैं ये अब तक ज्ञात वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए, ठीक है, तथ्यों के आधार पर है। अब तक ज्ञात जो है उनकी बात हो रही है। हो सकता है कि साइरस से अधिक चमकीला तारा भी हो, लेकिन अब तक ज्ञात तारों में सबसे अधिक चमकीला तारा है वो साइरस है, जो पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब हम बात करेंगे कि हम जब तारे देखते हैं, रात को तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो कौन सी परिघटना के कारण दिखते हैं? तो तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो वायुमंडल है, ठीक है, उस वायुमंडल में गैसों का घनत्व कभी अधिक तो कहीं कम है, और कभी सघन तो कभी विरल है, और जो तारों का प्रकाश हम तक पहुंचता है तो कभी सघन कभी विरल माध्यम से आता है, तो कभी प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है तो कभी अभिलंब के पास आती है। तो बार बार ऐसी घटना होने के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब एक वैज्ञानिक है, अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, भारतीय मूल का मतलब भारत, मुख्य रूप से भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, परंतु दूसरे देशों में जाकर के जब बस जाते हैं तो भारतीय मूल के कहलाते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे हैं। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक मान ज्ञात किया जिससे अधिक किसी भी तारे का द्रव्यमान नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी तारे का जो मास है, द्रव्यमान है, वो उससे अधिक नहीं हो सकता। इसे तारे का चंद्रशेखर द्रव्यमान या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, यानी कि उनके सम्मान में ही रखा गया है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर द्रव्यमान, कि उससे अधिक किसी भी तारे का द्रव्यमान नहीं हो सकता। एक लिमिट फिक्स की गई है कि उससे अधिक कोई भी तारा है उससे ज्यादा का द्रव्यमान नहीं सहन कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, अगर वो लिमिट को पार कर जाए तो क्या होगा? तब देखो एक नाम आता है ब्लैक होल। आपने खूब सुना होगा ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र। कृष्ण यानी कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में, ठीक है, कृष्ण भगवान जो कि सांवले या काले रंग के थे, तो काले रंग का मतलब ब्लैक, ब्लैक कलर के,
ठीक है, छिद्र का मतलब होल होता है, यानी कि काले रंग का छिद्र ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे होता है उसको समझते हैं। ये डॉक्टर चंद्रशेखर जो अभी अपन ने पढ़ा है, डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार किसी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना हो जाए, हमारा जो सूर्य है उसका द्रव्यमान उससे अगर 3 गुना द्रव्यमान किसी भी तारे का हो जाता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण से कोई भी पिंड उसमें समा जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जितने भी कोई भी पिंड है वो उसकी ओर खींचे चले जाएंगे और उसके अंदर समा जाएंगे। यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है, वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है, और जिससे अंतरिक्ष के अंदर एक अंध क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ब्लैक होल उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश भी उसके अंदर समा जाता है। तो यह है कर्षण छिद्र या ब्लैक होल। चलिए अब अपन बात करेंगे, जो अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो अलग अलग तारामंडल हमें दिखाई देते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल का मतलब होता है आकाश में तारों का समूह है जो कई पैटर्न बनाता है, पैटर्न, ठीक है, यानी कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्रकार के हमें कुछ चित्र प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, और वो अलग अलग देशों के लोगों ने उसको धार्मिकता से जोड़ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमें तारों को जोड़ करके हमने पैटर्न बनाए हैं, वो एक तारामंडल कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्रों में यहाँ कुछ देख रहे हैं, ग्रेट बियर, बियर मानी भालू, भालू का एक पैटर्न बन गया। ठीक है, ये ओरोयन का पैटर्न बन गया, ठीक है, जो कि एक शिकारी है। इसी प्रकार से ये केशियोपिया का एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लेडी जो है वो चेयर पे कुर्सी पे बैठी हुई है। इसी प्रकार से लियो मेजर का बन गया, ठीक है, जिसमें एक शेर आप देख पा रहे हैं। तो ये तारामंडल है जो एक पैटर्न बनाते हैं तारों के समूह, यानी कि ये तारे हैं, ये जो डॉट डॉट आपको चमकते हुए दिखते हैं ये सारे तारे हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो ये तारे हैं, ये सारे, ठीक है, और इनको मिलाकर के एक पैटर्न बनाया और उनसे। तो अपन पहले जो ग्रेट बियर है इसके बारे में समझेंगे। ग्रेट बियर के अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं ये 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, उत्तर दिशा में हमें दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं रात के समय इसको। तो ये भारत में इसको सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 ऋषियों का, 7 ऋषि मुनियों का एक समूह माना गया है कि 7 ऋषि मुनि हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तारे हैं हमारे सूर्य की तरह ही हैं, और इसे अर्सा मेजर भी कहते हैं, या इसको बिग डीपर भी कहते हैं, और इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट बियर का ही एक पार्ट है ये सप्तऋषि, तो ये इसी के नाम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होता ना, आप अलग अलग बुक्स के अंदर आपको इनके नाम अलग अलग मिल सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है। यह ध्रुव तारे की परिक्रमा 24 घंटे में करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि तारे तो गति करते नहीं है, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह स्थिर दिखता है और उसके चारों तरफ ये 7 तारों का जो सप्तऋषि मंडल है ये गति करता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध के अक्ष में स्थित है, अतः ध्रुव तारा गति करता हुआ नहीं दिखता है। सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध में नहीं दिखाई देते हैं। ये सप्तऋषि मंडल भी हमें दक्षिण गोलार्ध में नहीं दिखाई देंगे, और ध्रुव तारा भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा एक स्थिति दिखाई दे रही है, ये ध्रुव तारा है, और ये अपन अभी ये जो अपने सप्तऋषि मंडल जो पढ़ा था, ठीक है, 7 तारों का समूह, ये रहा 6 और ये 7, ठीक है, ये 7 तारों का समूह जो है ये इस प्रकार से। तो ये पहले यहाँ पर ध्रुव तारे की मान लीजिए इस स्थिति पर है, ये गति करता हुआ फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, गति यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वाले चित्र में आप देख सकते हो कि सप्तऋषि मंडल ये यहाँ पर था और ये ध्रुव तारा यहाँ पर। ठीक है, ये स्थिति जो यहाँ वाले चित्र में दिख रही है, फिर ये गति करता हुआ यहाँ गया और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो ये इस प्रकार से ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के बीच में स्थिर होने के कारण हमें स्थिर दिखता है, और ये जो तारे हमें गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये इस प्रकार से जिसको अपन हिंदू धर्म में शुभ इसको मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की तरफ गति करते हैं। अगला है जो ओरोयन या शिकारी, ठीक है, जो अभी अपने देखा था ये वाली, ठीक है ना, ये पैटर्न, ये तारामंडल। तो इसमें ये जो बीच वाले जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इसमें 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट या पेटी, देखो बेल्ट बोल दो अंग्रेजी में बेल्ट, या हिंदी में इसको पेटी कहते हैं। ये 3 तारे इसके शिकारी की पेटी हैं, पेटी जिसको अपन कमर पे बांधते हैं, ठीक है। जैसे इसने कमर पे बांध रखा ना, बेल्ट बांध रखा है, पेटी है, ये इसकी बात हो रही है। तथा 4 तारे चतुर्भुज के रूप में होते हैं। आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस, जिसको लुब्धक भी कहते हैं, इसके पास होता है। जो सबसे चमकीला तारा है ये रहा सिरियस, ठीक है। ये साइरस जो अभी अभी पढ़ा था अपन ने, ये सबसे चमकीला तारा ये इसके पास में ही है, ठीक है। सिरियस की स्थिति ज्ञात करना, इसे अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। और अगला जो तारामंडल था वो था कैसियोपिया। यह डब्ल्यू या एम आकार का उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक है। ये भी डब्ल्यू या एम आकार का हो सकता है, तो ये आकार का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो ये रहा, ठीक है। इसको अपन ऐसे डब्ल्यू भी कह सकते हैं, या उल्टा करके देखें तो एम की जैसे दिखेगा हमें, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है लियो मेजर, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये तारामंडल की बातें हो गई अपनी। अब हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल की, ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है उसकी बात करेंगे। हमारे सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो यहाँ थोड़ा अपन चित्र से इसको देखते हैं। जैसे केंद्र में सूर्य है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह यहाँ पे, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है इधर। फिर है अगला ग्रह शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल, ठीक है। उससे अधिक दूरी पर फिर ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टिका आ जाती है। यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह है बीच में, जो आपको डॉट डॉट देख रहे हैं। फिर बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि ग्रह है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है। जिसको यूरेनस को अपन अरुण कहते हैं और नेपच्यून को अपन वरुण कहते हैं। तो ये इनके अंग्रेजी के नाम है, वो अपन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम हमारे सौर परिवार की बात कर रहे हैं। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह शामिल है, धूमकेतु भी आते हैं, ग्रह जो बुध शुक्र पृथ्वी जो पढ़े अपन ने वो भी शामिल है, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, और सूर्य जो कि इसका केंद्र है सौर परिवार का, और उल्काएं भी शामिल होती हैं। उल्का पिंड जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो भी शामिल हैं। तो ये हमारे सौर परिवार में शामिल होती हैं, हमारे सौर परिवार का हिस्सा है या भाग है, पार्ट है। सूर्य और इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि ये जो ग्रह उपग्रह ये क्षुद्र ग्रह ये परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, तो ये किस कारण से कर रहे हैं? ये सूर्य और इन पिंडों के बीच आपस में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है और सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये परिक्रमा कर रहे हैं। सन 2006 में प्लूटो, जिसको यम ग्रह, पहले इसको ग्रह की कैटेगरी में माना जाता था, ग्रह की श्रेणी में इसको माना गया था। तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया, यम को। क्यों हटा दिया? क्योंकि ग्रह एक निश्चित समय के दौरान सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु यह एक निश्चित पथ में और निश्चित समय के अंदर सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। ये मौजूद है और अनिश्चित पथ में, जिसका पथ निश्चित नहीं है और अनियमित रूप से गति करता है, जिसका समय भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया। लेकिन अभी भी ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है। परंतु अब हमारे 8 ही ग्रह हैं। आगे एक वैज्ञानिक है निकोलसन कोपरनिकस के अनुसार सूर्य सौर परिवार का केंद्र है। यानी कि सबसे पहले सौर परिवार जो है सूर्य को केंद्र किसमें माना था? निकोलसन कोपरनिकस ने इसको माना था। गैलीलियो जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने दूरदर्शक यानी कि अपने दूरबीन से देखकर इसे प्रमाणित किया था। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई प्रमाणित किसने किया था कि वास्तव में सूर्य केंद्र में स्थित है और ग्रह चक्कर लगा रहे, वो गैलीलियो ने इसको प्रमाणित किया था। यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कुछ बातें और आ रही हैं, वो अपन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, यानी कि खगोल शास्त्री का एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का संघ बना हुआ है। जैसे अपना यूएनओ होता है, ठीक है, अलग अलग देशों के ग्रुप बने होते हैं, तो वैसे ही एक अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ है। उसके एक सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को। उसके अनुसार सौर मंडल में पिंडों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो ग्रह, दूसरे हैं बोने ग्रह, और तीसरे हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। तो जो ग्रह हैं वो 2 प्रकार के हैं, स्थलीय और भारी ग्रह। स्थलीय जिसमें यानी कि धरातल हो, मिट्टी हो, चट्टाने हो, वो स्थलीय है। जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये 4 तो है धरातल होने के कारण स्थलीय ग्रह है। और ये जो भारी ग्रह हैं यहाँ स्थल मंडल नहीं है, ठीक है, यानी कि चट्टाने नहीं है,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसीय ग्रह की कैटेगरी में है और इनको वलय ग्रह भी कहलाते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ वलय भी पाई जाती है। ठीक है, बृहस्पति के चारों तरफ भी छोटी ग्रह है, शनि के चारों तरफ भी अच्छी प्रकार से अपन को दिखाई देती है, एक वलय एक रिंग दिखाई देती है। तो इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ धरातल नहीं है, ये गैसीय अवस्था में है। और बोने ग्रहों की श्रेणी में जैसे प्लूटो जिसको यम को हटा दिया गया था वो बोने ग्रह की श्रेणी में, इसी प्रकार से एरीज और सीरीज ये भी अन्य बोने ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड, ठीक है, इसमें 166 ज्ञात उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं जो कि बिल्कुल छोटी श्रेणी में है, इसलिए इनको लघु सौरमंडलीय पिंड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे सूर्य के बारे में। हमारा जो सूर्य जो कि एक तारा है, इसके बात करते हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और इसके अंडाकार पथ में चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं एवं ग्रहों के चारों ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। देखिए जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बिल्कुल वर्ताकार पथ में ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, अंडाकार पथ, जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये बुध ग्रह अंडाकार पथ में, बुध के बाद में शुक्र ग्रह, तो ये अलग अलग इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल वर्ताकार नहीं है, कैसा पथ है, अंडाकार पथ है। 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब तो होगा बृहस्पति, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, पिंड यानी कि उपग्रह, ग्रह, ठीक है, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, उन सब की बात हो रही है। सूर्य तो सबसे बड़ा पिंड है, वो है हमारा सूर्य। अब यहां आगे बात है आदित्ययान, जो कि एक यान भेजा गया है, आदित्ययान L1। यह सूर्य का अध्ययन करने हेतु भेजे जाने वाला प्रथम यान होगा, अभी भेजा नहीं गया है। ये हमारे इंडिया की बात हो रही है। आदित्ययान जो भेजा जाएगा वो पृथ्वी हमारे भारत देश की तरफ से भेजा जाएगा। वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए अलग अलग यान पहले ही भेज रखे हैं, परंतु हमारा देश अभी ये यान भेजने वाला है। ठीक है, यहां आप चित्र में देख सकते हैं कि ये सूर्य, ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है जिसको मरकरी भी कहते हैं, शुक्र ग्रह, वीनस है, पृथ्वी, और पृथ्वी के पास में छोटा सा ये चंद्रमा, ठीक है, जो इसका परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर मंगल ग्रह है, मार्स जिसको कहते हैं, और फिर ये क्षुद्र ग्रहों का क्षेत्र है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के क्षेत्र में एक क्षुद्र ग्रह जो है सेरेस यहाँ दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा बड़ा क्षुद्र ग्रह है, दर्शाया गया है। बृहस्पति जुपिटर ग्रह है, ठीक है, शनि ग्रह है, फिर अरुण है, वरुण है, और ये एक धूमकेतु भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, धूमकेतु भी आप यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो अपन धूमकेतु वगैरह क्या है आगे अपन पढ़ लेंगे सारा। पहले अपन बात करेंगे ग्रहों की। ठीक है, ग्रह क्या है, ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा। अब जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, एक परिक्रमा पूरी करते हैं, तो उसको क्रांति व्रत भी कहते हैं। ठीक है, एक परिक्रमा को एक क्रांति व्रत भी कहते हैं। पूरी करने में लगे समय को परिक्रमण काल या कक्ष गति भी कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह ने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, यहां से लेकर के वापस यहीं पर आ गया, तो उसका वो कक्षीय गति या परिक्रमण काल कहलाएगा। ठीक है, ग्रहों की दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल में भी वृद्धि होगी, यानी कि ग्रहों सूर्य से दूरी बढ़ेगी। जैसे बुध ग्रह है वो जल्दी ही चक्कर लगा के आ जाएगा, शुक्र ग्रह जो अधिक थोड़ा दूरी पर, इसलिए इसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से वरुण ग्रह जो सबसे दूर है उसका परिक्रमण काल और अधिक होगा, तो दूरी बढ़ने के कारण उसका जो परिक्रमण काल है वो भी बढ़ जाता है। आर्यभट्ट ने, अगला पॉइंट है, आर्यभट्ट ने ग्रहों की अनियमित गति को समझाने के लिए अधिचक्कर इपिसाइकल सिद्धांत दिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आर्यभट्ट जो अपने भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने ग्रहों की अनियमित गति को समझाने के लिए एक इपिसाइकल अधि सिद्धांत दिया है, अधिचक्कर सिद्धांत दिया है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो अधिचक्कर या एपिसाइकल सिद्धांत दिया। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन गति या परिभ्रमण गति करते हैं। देखो अपने अक्ष पर यानी कि अब लट्टू की तरह घूमना अपनी अक्ष पर। ठीक है, और इसी के कारण दिन रात बनते हैं, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और ग्रह भी अपने अपने अक्ष पर घूमते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन करने में लगा समय घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कहलाता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन काल अपना परिभ्रमण काल पूरा कर लेती है। ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखते हैं, अतः ये प्रदीप्त पिंड हैं। देखो ग्रह चाहे बुध ग्रह हो, शुक्र हो, शनि हो, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह और उनके उपग्रह हैं, वो हमें सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हुए दिखते हैं। और ग्रहों को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है, और ये ग्रह हम सुबह शाम
अलग अलग समय के अंदर सूर्योदय सूर्यास्त के समय और रात को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और चित्र में बताया जा रहा है कि ये सूर्य है इस प्रकार से इधर, तो ठीक है, उसके पास में बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डेमोस दिखाए गए हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा दिखाया गया है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर ये शुद्ध ग्रह आ गए यहाँ पर, सेरेस वगैरह जो अभी अपने चित्र में देखा था, ठीक है। देखिए रहा सेरेस शुद्ध ग्रह है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। ये आगे शुद्ध ग्रह और भी दिखाई दे रहे हैं, सेरेस, पेलेस, जूनो, ठीक है ना, वेस्टा, ये शुद्ध ग्रह हैं यहाँ पर। और फिर बृहस्पति ग्रह के ये उपग्रह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि शुद्ध ग्रहों के बाहर है तो बाह्य ग्रह कहलाते हैं, और ये इस शुद्ध ग्रहों के अंदर है तो आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। और ये स्थलीय धरातलीय ग्रह हैं और ये गैसीय ग्रह हैं। तो बृहस्पति के उपग्रह ये देख पा रहे हैं आप। इसी प्रकार से शनि के उपग्रह भी है, टाइटन वगैरह ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बृहस्पति में जैसे यूरोपा ग्रह है, गैनीमीड है। इसी प्रकार से अरुण के भी उपग्रह हैं और वरुण के भी उपग्रह हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अपन सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह की, ठीक है। बुध ग्रह जो कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, बुध ग्रह की, इसकी बात करते हैं अपन। यह सूर्य के निकटतम यानी कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? बुध है। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई दोनों के उपग्रह नहीं है। इसमें वायुमंडल नहीं है, यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसे सूर्यास्त के तुरंत बाद, यानी कि अपन अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? सूर्यास्त के तुरंत बाद और सूर्योदय से ठीक पहले, यानी कि सूर्यास्त के तुरंत बाद, ठीक है। सुबह हम जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा में, और सूर्य अस्त होता है तो उसको हम पश्चिम दिशा में देख सकते हैं। अब एक यहाँ एक डेफिनेशन आ रही है, एक परिभाषा आ रही है जिसको अपन को समझना होगा। यह है बुध परागमन, ठीक है, ट्रांजिट ऑफ मरकरी। ये बुध परागमन क्या है? देखो बुध सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, बुध के बाद में है शुक्र ग्रह और फिर पृथ्वी। परंतु जब सूर्य, बुध और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध रेखा में आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन बुध परागमन कहते हैं। यानी कि जो सूर्य है और ये बुध छोटा सा ग्रह और ये हमारी पृथ्वी, तो यहां बीच में क्या आ गया? बुध ग्रह आ गया, ठीक है। तो ये सूर्य को अपन देखेंगे तो उस समय हमें बुध ग्रह भी यहाँ सूर्य में बिल्कुल छोटा सा डॉट की तरह दिखाई देगा, तो इसे अपन बुध परागमन कहते हैं। इसको अपन चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी से अपन देख रहे हैं तो ये छोटा सा डॉट ये रहा, ये बुध ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी से अपन यहां देखेंगे तो हमें सूर्य के अंदर छोटा सा एक धब्बा दिखाई देगा, ये धब्बा ही क्या है? ये बुध ग्रह होता है और इसे अपन क्या कहते हैं? बुध परागमन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से मई और नवंबर के महीने में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रह अपने अक्ष पे इस प्रकार से घूर्णन करते, परिक्रमण करते हैं, तो कई बार मई और कई बार नवंबर के महीने में अधिकांश रूप से ऐसा पाया गया है। और ऐसा कब कब हुआ है? 1999 के अंदर देखा गया था, 2003 में, 2006 में और 2016 में बुध परागमन को देखा गया था। अब 3 जून 2014 को क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान, एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम क्या है? क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह से, ठीक है, बुध परागमन को देखा था। यानी कि ये मंगल ग्रह के ऊपर एक यान है और ये इसने क्या था? बुध परागमन को देखा था वहां से, मंगल से। पृथ्वी से तो अपन देखते देखते हैं, लेकिन ये क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान है, इसने मंगल ग्रह से बुध परागमन को देखा था और वहां से तस्वीर भेजी थी कि देखिए बुध ग्रह जो है वो सूर्य के बीच में किस प्रकार से धब्बे की तरह हमें दिखाई देता है। दूसरा ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह की अपन बात कर रहे हैं, ये रहा दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह, इसकी बात हो रही है। यह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। आगे लिखा है यह पृथ्वी का निकटतम, पृथ्वी की बहन या जुड़वा कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन भी यहां से कई बार आता है, क्योंकि पृथ्वी के, देखो अंदर की तरफ बात करें ये पृथ्वी है, ठीक है, तो अंदर की तरफ तो शुक्र है और बाहर की तरफ मंगल है। लेकिन पृथ्वी से दूरी की बात करें तो दूरी नजदीक तो शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह थोड़ा सा अपन से ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। इसलिए नजदीक कौन सा है? अपना शुक्र ग्रह अपने नजदीक है। तो ये पृथ्वी का निकट, सबसे निकट का ग्रह है और पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है, ठीक है। सबसे चमकीला एवं सूर्योदय से, देखो हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल चमकीला दिखाई देगा। सूर्योदय से पूर्व यानी कि सुबह होने से पहले, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है उससे पहले
पूर्व दिशा में देखने पर हमें ये यानी कि पूर्व दिशा में दिखाई देगा बिल्कुल तेज चमकीला तारा, जिसे अपन प्रभात तारा, ठीक है, या फिर भोर का तारा, ठीक है, या प्रातः तारा, या अंग्रेजी में मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसी प्रकार से शाम को सायंकाल में सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद पश्चिम दिशा में दिखता है, इसलिए इसको सांझे तारा, सांझ का तारा या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, कहलाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है, ठीक है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये इस प्रकार से आप इनको बढ़ते हुए क्रम में याद कर सकते हो। फिर अगला है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। देखो खास बात, जो 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण ग्रह, ठीक है, जो सेकंड लास्ट है और ये सेकंड नंबर पे है, तो आप सेकंड लास्ट और सेकंड नंबर से याद कर लीजिएगा। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। जैसा कि हमने पहले उसमें पृथ्वी के बारे में जब पढ़ा था तब बताया था। देखो यहाँ पर ये घूर्णन करते हुए आप देख पा रहे हैं चित्र में कि बुध ग्रह, ठीक है, ये इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है। तो शुक्र जो ग्रह है ये उल्टा घूमता है इधर से इधर, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी और जो ग्रह इधर घूर्णन कर रहे हैं सारे के सारे, परंतु जो यूरेनस है, ठीक है, सेकंड लास्ट वाला अरुण, ये भी उल्टा घूर्णन करता है। यानी कि शुक्र ग्रह जो सेकंड नंबर पे है और ये सेकंड लास्ट है, तो सेकंड सेकंड से याद कर लीजिए, दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। तो घूर्णन का मतलब ये नहीं है, परिक्रमण वाली बात नहीं हो रही है। परिक्रमण तो यानी कि सारे इधर ही कर रहे हैं। घूर्णन का मतलब यानी कि अपने अक्ष के ऊपर, ठीक है, ये घूर्णन है, ये घूर्णन है, अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू की तरह घूमना, ठीक है। यहां मैंने शायद थोड़ा ये बता दिया कि इस प्रकार से इधर, ये तो परिक्रमण है। परिक्रमण तो सभी का इसी दिशा में होता है, परंतु ये यहां पर अपन घूर्णन की बात ये कर रहे हैं कि अपने अक्ष के ऊपर जब घूमते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। बाकी अन्य ग्रह भी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, परंतु शुक्र और अरुण जो है वो उल्टा घूर्णन करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता था, यहाँ पर समझाना चाहता था, आपने इसको देखा यहाँ पर। फिर आगे अपन बात करेंगे, अपनी बात हो रही थी सूर्य की। तो सूर्य क्या होगा कि यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो यहाँ पर सूर्य उदय जो है वो पश्चिम दिशा में होगा। हमारे पृथ्वी पर सूर्य उदय किधर से होता है? पूर्व दिशा में होता है, और सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। लेकिन शुक्र और अरुण दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय किधर होगा? उल्टा होगा, पश्चिम दिशा में सूर्य उगता है और सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है, ठीक है, वो घूर्णन के कारण है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और CO2 गैस है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा गर्म है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसके बादल पाए जाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। जिस प्रकार से बुध परागमन था वैसे ही शुक्र परागमन भी होता है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब शुक्र ग्रह आ जाता है तो वो हमें बिल्कुल सूर्य के अंदर दाग धब्बे जैसा दिखाई देता है। एक तीनों सीधी रेखा में होते हैं तो वो शुक्र परागमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, आप देख पा रहे हैं, और सूर्य में काले रंग का धब्बा डॉट जो देख रहे हैं ये शुक्र ग्रह है, तो इसे शुक्र परागमन भी कहते हैं। इसे घंटों में मापते हैं, यानी कि कितने घंटे तक ये हमें दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा 5 और 6 जून 2012 को 6 घंटे तक हुआ था। यानी कि 2012 के अंदर 5-6 जून को शुक्र परागमन हुआ था, और आगामी 10 और 11 दिसंबर 2117 ईस्वी में होगा। यानी कि अभी चल रहा है 2021, ठीक है, लगभग 100 साल बाद, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 2117 है, ठीक, तब होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी ग्रह की, जिसे अपन नीला ग्रह या हरा ग्रह, नीली हरे रंग की कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अर्थ भी कहा जाता है। पृथ्वी के अन्य नाम भूमि, गे और टेरा भी हैं, ठीक है, ये अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। अब देखो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया गया है, उसको अपन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए ज्वारीय परिकल्पना को विश्वसनीय माना गया है। एक परिकल्पना है जिसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है। इसके अनुसार लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक विशाल तारा, एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के समीप आया,
और देखो उस समय ग्रह नहीं थे, सूर्य हमारा केवल सूर्य एक तारा था। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य है, और इसके चारों तरफ कोई ग्रह नहीं है अभी, और एक बहुत बड़ा कोई तारा, दूसरा तारा एक इसके पास से, ये कोई तारा है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। इस सूर्य के पास से इधर से गुजरेगा, ठीक है। तो जब ये सूर्य के पास आता है विशाल तारा, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सारा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया, यानी कि जब तारा इसके पास से गुजरेगा तो इस सूर्य का ही पदार्थ बाहर निकल करके आ जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ठंडा होता है, कई अरबों खरबों वर्षों में अरबों वर्षों में ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे ग्रह बन जाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, ये ऐसे ग्रह बने हैं। यानी कि सूर्य से ही अलग होकर के ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये ज्वारीय परिकल्पनाएं माना गया है कि सूर्य के पास से कोई एक बहुत बड़ा तारा गुजरा था और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का बहुत बड़ा भाग बाहर निकल करके आ गया और वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया और अलग अलग ग्रह, क्षुद्र ग्रह वो बन गए, उपग्रह बन गए, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा निर्माण हुआ है। और ये जो तारा था, बहुत बड़ा तारा, ये अपने रास्ते से चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग ग्रहों में बट गया, यानी कि ये तो यहां से फिर यहां अपने इसके पास से आगे निकल गया। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी का ग्रह है और ये इसका उपग्रह चंद्रमा, ठीक। सौरमंडल का एकमात्र जीवन अस्तित्व का ग्रह है, यानी कि सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं, उनमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, सजीव पाए जाते हैं। अब ये पृथ्वी के ऊपर ही जीवन क्यों है? उसका कारण है कि हमारे लिए जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जीवन उत्पन्न होने की परिस्थितियां हैं, उसके पीछे कारण है एक तो सूर्य से उचित दूरी। जैसे बुध ग्रह पर सूर्य बिल्कुल नजदीक में है, शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, अरुण वरुण बहुत ज्यादा ठंडे हैं। तो सूर्य से उचित दूरी, उनका तापमान, ठीक है, और जल का होना। जल हमारे पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के अंदर। और वायुमंडल का पाया जाना, ठीक है, और ओजोन परत, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो ये सब होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो भी नहीं होता, वायुमंडल नहीं होती तो भी नहीं होता, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, जल नहीं होता तो भी संभव नहीं हो पाता, तापमान जो है वो नहीं होने के, यानी कि उचित तापमान नहीं होने पर भी जीवन संभव नहीं हो पाता। अब हम पृथ्वी की कुछ तलों की बात करेंगे। पृथ्वी की विषुवत रेखा उसका विषुवतीय तल कहलाती है। देखो ये विषुवत रेखा आप देख रहे हैं पृथ्वी की, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो तल है, ये इसका विषुवतीय तल कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण तल, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, ठीक है, इस प्रकार से घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये परिक्रमण तल कहलाएगा, या इसको कक्षीय तल भी कहेंगे। क्या लिखा है? परिक्रमण कक्ष या कक्षीय तल भी कहेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर बात करें, ये जो विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय तल है, तो इसके ऊपर लंब डाला अपन ने 90 डिग्री का, तो ये तो इसका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और इधर ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। और इसी प्रकार से जो परिक्रमण जो तल है, यानी कि कक्षीय तल है, इसके ऊपर अपने लंब डाला तो ये परिक्रमण कक्ष, ठीक है, ये हो गया। तो बात यह है कि यहां पर इसका जो विषुवतीय तल और इसका जो कक्षीय तल है, इसके बीच में 23.5 डिग्री का कोण होता है। यानी कि पृथ्वी जो है वो कक्षीय तल से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। और बाकी यहां पर ये जो कक्षीय तल और ये जो उत्तरी ध्रुव जो है इसका, इसके बीच में जो ये कोण है, ये 66.5 डिग्री का ये होता है। 66.5 और 23.5 जो है कुल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो ये समकोण बनाते हैं इस प्रकार से, 66.5 ये और 23.5 डिग्री ये, तो इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर 90 डिग्री बन जाते हैं। अब बात कर रहा है विषुवतीय तल व कक्षीय तल 23.5 डिग्री कोण पर है, अतः पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जो कि अभी अपने चित्र के माध्यम से समझा है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, अब देखो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, है ना, ये ऋतु आती हैं। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे 3 चीजें हैं। एक तो पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और तीसरा है उसके अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री वाला वो कारण। इन तीनों कारणों से ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, बाकी अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति नहीं है।
पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है वो 365 से ही 1/4 दिन है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 से ही 1/4 दिन के अंदर अपना पूरी परिक्रमा कर लेती है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए मेरी आयु 36 साल है, तो इसका मतलब मैंने सूर्य के 36 चक्कर लगा लिए हैं। ठीक है, और ये 365 से 1/4, तो ये 1/4 1/4 और 1/4 जब 4 बार मिलेंगे तो 4 वर्ष के अंदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 366, यानी कि फरवरी 29 दिन की आ जाएगी। बाकी जो 3 साल है उन 3 वर्षों के अंदर फरवरी क्या होगी, 28 दिन की होती है। ठीक है, और जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उसका मतलब वो अपना ये 1/4 मिलकर के 4 बार मिलते हैं तो एक दिन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जो भ्रमण करती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, वो 24 घंटे में कर लेती है और उससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा है। यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकता है। चंद्रमा को अपन चंदा मामा भी कहते हैं और ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद की जो रोशनी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये किस कारण से चमकता है, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो परावर्तन के कारण चमकता है, यानी कि प्रदीप्त पिंड है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है और वो पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग मानी गई है। ये किलोमीटर में मापा गया है। ठीक है, और अपन ने ये बताया था कि दूरियों को अपन प्रकाश वर्ष में मापते हैं, तो नीचे प्रकाश वर्ष भी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है, यानी कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक 8.3 मिनट में पहुंच जाती है। अतः सूर्य पृथ्वी से 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। ठीक है, तो ये प्रकाश मिनट दूरी की बात होगी अपनी। आगे है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ये बातें तो कई बार हो चुकी हैं। अतः हमें सूर्य पूर्व और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में दिखता है। इसी कारण तारे भी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो दो बातें आ रही हैं उसको समझने के लिए हमें यहाँ इस चित्र को समझना होगा। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 स्थितियां पृथ्वी की दिखाई दे रही हैं। बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी की स्थिति। जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, पहले अपन ये कहीं से शुरू कर दो। ये 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। परंतु जब यहाँ पर पृथ्वी 21 मार्च को यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है चारों तरफ, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। और जब पृथ्वी यहां पर 21 जून को पहुंचेगी तो उस समय क्या होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जब पृथ्वी वापस यहां इस स्थिति में आएगी 23 दिसंबर को, तो उस समय 23 सितंबर को, ठीक है, यहां पर भी दिन रात बराबर होते हैं। और वापस पृथ्वी जब 23 दिसंबर को यहां आएगी तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर देखो घूर्णन कर रही है और ये झुकाव आप देख पा रहे हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु होगी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इधर। इसी प्रकार से 21 मार्च को क्या होगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ तो बसंत ऋतु होगी और दक्षिण ध्रुव की तरफ शरद ऋतु होती है। ठीक, और इसी प्रकार से जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है। यहां पर 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर शरद ऋतु होती है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों उल्टे हैं। यहां उत्तरी ध्रुव में तो क्या है, बसंत ऋतु, और यहां दक्षिण ध्रुव में है बसंत ऋतु। यहां दक्षिण ध्रुव में क्या है, शरद ऋतु, और यहां उत्तरी ध्रुव में है शरद ऋतु। ये ठीक है, 23 सितंबर की बात है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझा है इस चित्र के माध्यम से। तो दूसरा पॉइंट जो है वो उसको अपन देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, 21 जून से सूर्य, देखो 21 जून ये रहा, सूर्य दक्षिणायन में गति करता है। देखो सूर्य गति नहीं करता है, पृथ्वी गति करती है, परंतु ऐसा माना गया है कि यहां पृथ्वी जब गति करती हुई 21 जून से गति करती हुई यहां 23 सितंबर तक यहां पहुंचेगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। अब दिन छोटे होने शुरू हो गए और 23 सितंबर को दिन रात बड़े हो जाएंगे और रात बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और 22 दिसंबर को यहां से जब पृथ्वी उत्तरायण में गति करेगी, यानी कि
ठीक है, इधर जाती है तो दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है। अब ये दिन बड़े होने शुरू हो गए, 21 मार्च को दिन रात बराबर हो गए, और अब यहाँ पर दिन बड़े होते होते 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक, तो दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएंगी कब? जब इधर से इधर गति करेंगे तब। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये दक्षिणायन गति कहलाता है और ये उत्तरायण गति कहलाता है। ठीक, इसको आपको समझना है। सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी ही गति करती है। 21 मार्च व 22 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ये बात हो चुकी है अपनी। कई खोजों के बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के समान ग्रह ढूंढा है, यानी कि पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह जो है वो भी ढूंढा गया है। उस पे ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के समान रहने लायक परिस्थितियां है, वायुमंडल है, जल है, ठीक है, वहां पर रह सकते हैं। कई अरबों वर्षों बाद में जब पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी तो मनुष्य अपनी प्रजाति को, अपनी उत्तरजीविता को बचाए रखने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर पलायन करेगा, प्रस्थान करेगा। ठीक है, इसलिए हमें दूसरा ग्रह ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि मनुष्य प्रजाति को बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिकों ने दूसरा ग्रह ढूंढा है पृथ्वी, उसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा गया है। देखो यहां से भी कुछ सुना सकता है, और उस ग्रह का नाम है केपलर 352b। ठीक है, सॉरी 452, 452b नाम दिया गया है, और यह पृथ्वी से 1400 वर्ष प्रकाश दूर है। ठीक है, इतनी दूरी पर है, और यह पृथ्वी से 60% बड़ा है। पृथ्वी का जो आकार है उससे 60% बड़ा है। और ये इसका नाम जो है ये 452b क्यों दिया गया है? क्योंकि 452 नाम का एक तारा है। ठीक है, 452 केपलर 452 क्या है? एक तारे का नाम है, और उसका ग्रह है 452b। उसके ग्रह है ए बी सी ऐसे। ठीक है, तो 452 नाम का तो क्या है? ये केपलर 452 तारे का नाम है, जैसे अपना सूर्य तारा है वैसे ही, और जैसे अपना उस पृथ्वी ग्रह है वैसे इस ग्रह का नाम दे दिया गया 452b। ठीक है, 452 जो तारा है उसका बी ग्रह है, ठीक, केपलर 452b नाम पड़ गया। इसी प्रकार से एक और ढूंढा गया है ग्रह, जिस 17 अप्रैल 2014 को भी पृथ्वी के समान एक और ग्रह ढूंढा गया जिसका नाम है केपलर 186f। ठीक है, तो ठीक वैसे ही है, 186 यहाँ पर क्या है? तारे का नाम है, और f उसका एक ग्रह है, ABCDEF ऐसे नाम दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तुम्हारी पृथ्वी है, और ये 186f है जो कि नीचे लिखा हुआ भी है, और ये यहाँ पर 452b जो केपलर 452b है। ठीक है, ये है। अगला जो ग्रह है वो है अपना है मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल रंग के होने के कारण, और इसको मार्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक खास बात यह कि इस मंगल ग्रह पर एक सबसे ऊंचा पर्वत, एक बहुत बड़ा पर्वत है जो अपने हिमालय से भी ऊंचा है, एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना बड़ा है। जो हमारी पर एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत की जो चोटी है, एवरेस्ट चोटी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उससे भी बड़ा है। तो ये जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलेपिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्वत खोजा गया है एक तो मंगल ग्रह पर। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, देखिए अपन यहाँ देखें चित्र के माध्यम से, ये रहा मंगल ग्रह है। ठीक है, और ये फोबोस और ये डिमोस, इसके 2 उपग्रह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर एक चक्कर करने में 24 घंटे लेती है, उतना ही ये समय लेता है। अमेरिका द्वारा 1996 में पाथफाइंडर यान भेजा गया था मंगल ग्रह पर। एक यान भेजा था जिसका नाम था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर के नाम से बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, आपने देखा होगा। तो पाथफाइंडर क्या है? एक अमेरिका द्वारा भेजा गया एक यान था जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। और जितने भी देश हैं उन्होंने कई बार मंगल ग्रह पर यान भेजे, लेकिन वो असफल हुए। हालांकि वो सफल तो हुए हैं लेकिन पहले ही चांस में नहीं हुए। भारतीय के मात्र ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास के अंदर मंगल ग्रह पर पहुंचने, अपने यान को भेजने में सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है। तो भारत ने 24 सितंबर 2014 को भारत के श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र है जहां से यान छोड़े जाते हैं, से प्रथम मंगलयान, ठीक है, जिसका नाम था MOM, फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, परीक्षित किया गया था, जो कि पहले ही चांस के अंदर मंगल ग्रह पर पहुंच गया। यह ग्रह CO2 गैस, इस ग्रह पर CO2 गैस ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन गैस भी पाई गई है जो कि 0.13% पाई गई है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और ये यहाँ पर ये मंगल ग्रह आप देख पा रहे हैं, मार्स। ठीक है, और ये इसके पृथ्वी ग्रह से, यहाँ से पृथ्वी से छोड़ा गया जो यान था, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था, ये जो कि पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और एक लैंडर है जो कि मंगल ग्रह पर उतर चुका है, और जो इसके ऊपर जो गैस है, मिट्टी है, ठीक है, धरातल की, उसकी छानबीन कर रहा है। अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसको अपन जुपिटर ग्रह भी कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। देखो, ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रहा जुपिटर। ये दूसरे नंबर पे फिर शुक्र ग्रह है, ठीक है, सॉरी, ये शनि ग्रह है, दूसरे नंबर पे शनि ग्रह है, बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें विशाल चक्रवात जारी है, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। आगे सारे ग्रह जो हैं, ये शुरू के 4 ग्रह जो हैं तो स्थलीय थे, और ये आगे वाले 4 ग्रह गैसीय हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक तूफान अभी भी मौजूद है, चक्रवात जारी है। इसके 16 उपग्रह हैं। देखो, उपग्रह की संख्या आपको किताबों में थोड़ी अलग मिल सकती है, क्योंकि नए नए ग्रहों की खोज होती रहती है। तो इसके 16 उपग्रह वर्तमान में माने गए हैं, जिनके नाम जो है वो है गैनीमीड, आयो, यूरोपा, ठीक है, केलिसो आदि। उपग्रह यूरोपा पर जीवन खोजे जाने की संभावना है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर ग्रह है, उसका जो उपग्रह है यूरोपा, उसके ऊपर जीवन खोजे जाने की संभावना है, जिस प्रकार से पृथ्वी की है वैसे ही। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, ये अपना बृहस्पति ग्रह है, और ये रहा इसका सॉरी बृहस्पति ग्रह, और ये रहा इसका यूरोपा उपग्रह। ठीक है, तो इस यूरोपा के ऊपर यहाँ पर ये माना जाता है कि जीवन की संभावनाएं हैं। तो यहाँ भी आप चित्र में देख सकते हो हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें अलग अलग ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है। अगला है शनि, पीला रंग का है, दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये रहा पीले रंग का। ठीक है, बुध के बाद में दूसरे रंग का दूसरा बड़ा ग्रह। इसका घनत्व जल से भी कम है, यानी कि अगर शनि ग्रह को पानी में डुबाया जाए तो डूबेगा नहीं, ये तैरेगा। देखो यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, शनि ग्रह पानी में तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है। यह अन्य ग्रहों में सबसे कम सघन है, इसकी सघनता सबसे कम होती है। इसके बाहर वलय दिखाई देती है, वलय यानी कि रिंग देख पा रहे हैं आप। देखो ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है। इसके 22 उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। कुछ बुक्स में आपको ज्यादा भी संख्या मिल सकती है, जिसके नाम जो है फोबोस, टेथिस, मिमास, ठीक है। और एक इसका उपग्रह है टाइटन। टाइटन इसका उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, और इसमें मीथेन सागर में जीवन की संभावना, यानी कि वहां मीथेन गैस पाई जाती है, किसमें, टाइटन के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि वहां मीथेन के अंदर जीवन की संभावना है। ठीक है, जीवन वहां पर हो सकता है। तो देखिए अपन चलते हैं, ये शनि ग्रह है, और ये इसका टाइटन उपग्रह आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर जीवन की संभावना मानी जाती है। अगला है अरुण, ठीक है, यूरेनस जिसको कहते हैं। यह भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। मैंने बताया शुक्र, और जो सेकंड नंबर का शुक्र है और सेकंड लास्ट जो यूरेनस है, ये दोनों ही क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसकी खोज जो है वो विलियम हर्शेल ने की थी, और इसके वर्तमान में 5 उपग्रह माने जाते हैं। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वरुण या नेपच्यून ग्रह जो सबसे दूर है, खोज एडम्स एवं लेवेशियर ने की थी, और ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे दूर होने के कारण सबसे ज्यादा वर्षों के अंदर परिक्रमा पूरी करता है। अब कुछ नोट लगा करके कुछ बातें हैं वो अपन समझेंगे, इंपोर्टेंट बातें, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आंतरिक ग्रह, जो क्षुद्र ग्रहों के अंदर वाले ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो तो क्या है, अपने आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ देखें, ये देखिएगा, ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, और इसके अंदर ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है, और बाहर जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। खगोलिकी या खगोल विज्ञान क्या है, एक प्रकार की डेफिनेशन है, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष व उसमें स्थित ग्रहों, तारों, तारामंडल, आकाश गंगा, निहारिकाओं आदि का अध्ययन क्या है, वो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान या खगोलिकी कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे एक पायोनियर 10 नाम का एक यान छोड़ा गया था, ठीक है, उसके बारे में, जो कि अन्य ग्रहों पर खोज के लिए छोड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि दूसरे ग्रहों पर भी मनुष्य की तरह या मनुष्य से अलग प्रकार के जीव जंतु, अन्य जंतुओं के समान, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर जैसे अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हैं, वैसे ही वहां पर होंगे दूसरे किसी न किसी ग्रह, चाहे वो अपनी आकाशगंगा के अंदर हो सकते हैं, या अपनी आकाशगंगा के बाहर को दूसरी आकाशगंगा है, वहां किसी सौरमंडल के अंदर कोई ग्रह है, वहां पर जीवन हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है।
लेकिन अब अभी तक हमारे वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, हमारी पहुंच नहीं हो पाई है। परंतु ये जरूर है, कन्फर्म है कि अगले 10 वर्षों के अंदर हमारे वैज्ञानिक उन ग्रहों को खोज लेंगे जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं। और ये भी हो सकता है वहां जो जीव जंतु रहते हैं वो हमारे मनुष्य से एडवांस भी हो सकते हैं, और मनुष्य प्रजाति से कमजोर भी हो सकते हैं, कम विकसित भी हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरे ग्रहों पर पाए जाने वाले जंतुओं को अपन एलियंस कहते हैं, उनको एलियन नाम दिया गया है। तो दूसरे ग्रहों की खोज के लिए जीवन की खोज हेतु 1972 में पायोनियर 10 नाम का एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, जो बृहस्पति के पास से होता हुआ सौर मंडल से बाहर चला गया। परंतु अब तक हमें कोई भी संकेत उस यान से नहीं मिले हैं। देखो ये सूर्य है और ये बृहस्पति ग्रह है, उसके पास से गुजरता हुआ ये पायोनियर 10 यान। और पायोनियर 10 यान के ऊपर एक पुरुष और एक स्त्री की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि शांति दूत का प्रतीक दे रहे हैं। और ये हमारा सूर्य, ये बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी ग्रह है, यानी कि यहाँ से यान भेजा गया है। और ये एलियंस को संदेश देने के लिए शांति का, ठीक है, एक प्लेट लगाई गई है इसके ऊपर, ताकि एलियंस हमारे ऊपर हमला नहीं कर दें। वो ये नहीं समझें कि किसी ग्रह के लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए यान भेजा है। शांति के प्रतीक के लिए हमने ऐसा भेजा है कि ताकि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज हो सके। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की। क्षुद्र ग्रह है जो कि हमने चित्र में कई बार देखा है। देखो ये रहे क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसमें ये सेरेस नाम का क्षुद्र ग्रह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अपन बात करेंगे आंतरिक व बाह्य ग्रहों के मध्य। देखो आंतरिक और बाह्य ग्रह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि क्षुद्र ग्रहों के अंदर जो है वो आंतरिक और ये बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में क्या होते हैं ये क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का मतलब तो बहुत छोटे छोटे, क्षुद्र का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे। ठीक है। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के मध्य होता है। कहाँ होता है मुख्य रूप से ये, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखो ये क्षुद्र ग्रहों के अंदर जो आंतरिक है, आंतरिक तो मंगल के बाहर है क्षुद्र ग्रह, और बृहस्पति के अंदर की तरफ है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही ये पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार से अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बात करेंगे हम धूमकेतु, जिन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। होते क्या है, ये छोटी छोटी चट्टानों, गैसों, हिमकणों, धूल कणों से बने होते हैं। ठीक है, ये इनका निर्माण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सूर्य है, और ये सूर्य की परिक्रमा कोई धूमकेतु कर रहा है इस प्रकार से। और जब ये धूमकेतु सूर्य की ये परवलित परिक्रमा करता है, यानी कि बिल्कुल वर्ताकार नहीं करता, अंडाकार पथ में करता है। तो जब ये पथ इसके सूर्य के समीप आता है, देखो यहाँ तो दूरी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ दूरी इसके रास्ते की दूरी, यानी कि पथ की दूरी, इसका जो परिक्रमण कक्ष है ये, इसकी दूरी कम है। तो ये दूरी कम होती है, तो उस समय क्या होता है, जो धूमकेतु है इसका एक पूंछ बन जाती है और एक सिर बन जाता है। तो सिर तो होता है सूर्य की तरफ, पूंछ होती है इसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है। ये सिर है, ये इसकी पूंछ है। तो इस प्रकार से इसका सिर और ये इसकी पूंछ को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। और एक यहाँ पर हेली नाम का धूमकेतु आप बड़ा देख पा रहे हैं कि ये धूमकेतु, ये इसका सिर हो गया और ये पीछे इसकी पूंछ दिखाई दे रही है। ठीक है। तो यह क्या होता है, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर परवलयी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल वर्ताकार पथ में नहीं घूमते। ठीक। जब ये परिक्रमण करते हुए सूर्य के पास आते हैं, तो इसका सूर्य की ओर का भाग सिर कहलाता है, और पीछे गैस धूल कणों से पूंछ बन जाती है। जो पूंछ बनती है उसमें गैस और धूल कणें होती हैं। अंत में ये सूर्य के ताप से नष्ट हो जाते हैं एवं चट्टाने रह जाती हैं, यानी कि गैस और धूल के कण तो पिघल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु बड़ी बड़ी चट्टाने जो है वो रह जाती हैं। अब जो हेली नाम का धूमकेतु ऊपर जो चित्र में आपको दिखाया गया था, वो हेली धूमकेतु 76 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि 76 वर्ष बाद में हमें दिखाई देता है। 1910 में देखा गया था और 1986 में देखा गया था, और 1986 के बाद में अगले 76 वर्षों के बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है। 18 जुलाई 1994 को रात्रि 1:48 पर, देखो डेट और टाइम भी फिक्स है, पर शुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया था। यानी कि ये जो धूमकेतु है, इसका एक टुकड़ा, एक चट्टान, बड़ी चट्टान जो है वो 18 जुलाई 1994 को बृहस्पति से टकरा गया था, रात को अपने भारतीय समय के अनुसार रात को 1:48 के ऊपर। ठीक है। और क्या नाम था उसका, शुमेकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु उससे टकराया था। ऐसे टक्कर होती रहती हैं। अब बात करेंगे उल्काएं की। उल्काएं जो कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। क्या है उल्काएं? उल्काएं सौरमंडल में मुक्त चट्टाने एवं नष्ट धूमकेतु की चट्टाने। अभी अपने धूमकेतु पढ़ा था, मैंने बताया कि धूल के कण और जो गैस है वो तो नष्ट हो जाती हैं और चट्टाने रह जाती हैं। तो ये जो चट्टाने धूमकेतु की बच गई हैं या मुक्त चट्टाने जो हैं, वो ही क्या है, वो
उल्काएं हैं। प्रतिवर्ष अरबों अरबों उल्काएं हमारे सौरमंडल में प्रवेश करती हैं बाहर से, यानी कि दूसरी आकाशगंगा से आ सकती हैं, हमारे सौरमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं। हमारी आकाशगंगा के अंदर ही ये चट्टानें तैरती रहती हैं, प्रवेश करती हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं तो घर्षण के कारण, क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण वगैरह हैं तो बहुत तेजी से आती हैं, तो घर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पीड बढ़ जाती है और ये जल करके ऊपर ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, परंतु कई बार उल्काएं जो है वो गिर भी जाती हैं, उसे अपन उल्का पिंड कहते हैं। गिरती हुई उल्का टूटते हुए तारे जैसे दिखती हैं। आपने रात को अंधेरे में कई बार देखा भी होगा कि ऐसा है, हम जिसको कहते हैं कि तारा टूटना। ठीक है, और एक उससे एक अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। अगर जिस समय तारा टूटता है, अगर कोई व्यक्ति उससे कुछ दुआ करता है, कुछ मांगता है तो उसको मिलता है। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। तारा नहीं टूट रहा है, वो क्या है, उल्का पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जलनी शुरू हो जाती है और वो जलती जलती बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो हमेशा लगता है कि कोई तारा टूट करके हमारी ओर आ रहा है, कि कोई तारा टूट करके गिरा है। ऐसा कुछ नहीं है, तारे टूट करके नहीं गिरे हैं। कभी कभी बड़ी उल्काएं पृथ्वी सतह पर पहुंच जाती हैं, जिससे उल्कापिंड कहते हैं। और देखो, एक ये उल्कापिंड का नजारा आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर ये एक उल्कापिंड गिरने से एक गड्ढा बन गया। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड के गिरने से बना गड्ढा। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी अपना जो 12 जिला है, ठीक है, 12 जिले के अंदर भी एक 12 जो शहर बसा हुआ है, वहां पर उल्कापिंड के कारण ही एक गड्ढा गर्त बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी अपने परिक्रमण में जिस पथ पर घूमती है वहां कुछ स्थानों पर उल्काएं हैं। देखो, जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी या परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो कुछ स्थान ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ उल्कापिंड है, ठीक है, यहाँ कुछ उल्कापिंड है। जब पृथ्वी हर वर्ष यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर जरूर गिरेंगे। अब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से उनको उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो स्थान फिक्स होने के कारण वो तारीख, वो डेट भी फिक्स है। उन तारीखों को उल्काएं बिल्कुल आसानी से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और आते हुए हमें दिखाई देती हैं। तो वो जो उल्का पथ है, ठीक है, जिस स्थानों पर उल्काएं हैं उन उल्का पथों से जब पृथ्वी गुजरती है तो प्रत्येक वर्ष कब कब ऐसा होता है, 4 जनवरी को, 21 अगस्त को और 13 दिसंबर को। ये ऐसे दिन हैं, उन दिनों में हम उल्का पिंडों को बिल्कुल रात को साफ आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और जब उल्काएं दिखती हैं तो उसे उल्का वृष्टि या उल्काशयम कहते हैं। ठीक है, एक नाम दिया गया है उल्का वृष्टि, यानी कि जिस प्रकार से ओलावृष्टि होती है ना, ओले गिरते हैं, वैसे उल्काएं गिरती हैं। ठीक है, उल्कापात भी कहते हैं। जब पृथ्वी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तब भी उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, यानी कि कोई धूमकेतु की पूंछ है उसको पार करती है तब भी हमें उल्काएं दिखाई दे सकती हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि हमारा उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा की कलाएं हमें कैसे दिखती हैं, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं है, क्या चीजें हैं, वो सारी बातें आ जाएंगी। लगभग 4.4 अरब अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, देखो जितना आकार मंगल ग्रह का है ना, उस साइज का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था 4.4 अरब वर्ष पहले। उसमें मनुष्य प्रजाति नहीं थी। ठीक है, तो वो जब टक्कर हुई थी तो टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई, यानी कि पृथ्वी का ही एक टुकड़ा अलग हो गया। किस कारण से, कोई बहुत बड़ा, ठीक है, पिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से एक टुकड़ा अलग हो गया और वो चंद्रमा बन गया, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। देखो, ये जब चांद पूरा दिखता है तो उसे अपन पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन हमें चंद्रमा का छोटा भाग दिखाई देता है, जिसे बाल चंद्र कहते हैं। अमावस्या के पहले दिन, अमावस्या, ये अमावस्या मान लीजिए, ठीक है, और अमावस्या के जस्ट अगला जो दिन होगा, जिस दिन चांद की बिल्कुल पतली सी छोटी सी कला हमें दिखाई देगी, वो कहलाएगा बाल चंद्र। क्या कहलाएगा, बाल चंद्र कहते हैं उसको। ठीक है ना, एक नाम दिया गया उसको बाल चंद्र। कब, अमावस्या के अगले दिन की बात हो रही है। ठीक है, इस दिन को आप याद रखिएगा, अमावस्या के अगले दिन। अगला है बढ़ते चंद्रमा का पखवाड़ा शुक्ल पक्ष और घटते का कृष्ण पक्ष कहलाता है। देखिए, बढ़ते का और घटते का क्या है, यहां बढ़ते का याद रखिएगा, बढ़ते का क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अमावस्या को जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, देखो इतना चंद्रमा देख पा रहे हैं अपन, फिर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आधा चंद्रमा हमें दिखाई देता है, फिर हमें और ज्यादा चंद्रमा दिखता है और ये पूरा चंद्रमा दिखता है। तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, तो बढ़ता जो ये इसका चंद्रमा का पखवाड़ा है, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन, तो उसे तो शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से चंद्रमा की कलाएं घटेंगी अब। ठीक है, देखिए ये चंद्रमा का कुछ भाग हमें दिखाई दे रहा है, फिर आधा भाग दिखाई देगा, उसके बाद में इतना ही भाग दिखाई देगा, घटता है। ठीक है, तो ये कर्षण पक्ष कहलाता है। कर्षण यानी कि कृष्ण भगवान जो काले रंग के थे, तो अंधेरा हो गया, अंधेरा यानी कि अमावस्या को अंधेरा होता है, काली रात होती है, और पूर्णिमा को रोशनी होती है। ठीक है, तो ये कर्षण पक्ष कहलाता है और ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो इसके पखवाड़े को दो भागों में बांट दिया, शुक्ल पक्ष और कर्षण पक्ष। ठीक, और ये सूर्य की जो किरणें हैं, देखो इधर सूर्य है और ये सूर्य से आने वाली किरणें, और ये पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा गति कर रहा होता है। ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराता है और वो हमें यहाँ पृथ्वी पे निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो परावर्तन के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो नीचे एक चित्र और दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, यहाँ दिन है यहाँ रात है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा रहा है, इस भाग पे टकराएगा इधर वाले पे, तो हम हमारे तक पहुंचेगा पृथ्वी तक, और रात को हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमाओं का कलाओं का घटने का कारण ही हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी कि चंद्रमा का अपन एक ही भाग देख पाते हैं, किस कारण से? चंद्रमा की कलाओं के घटने के कारण। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चंद्रमा का इतना भाग जो अपन यहाँ देख पा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर परिक्रमण अपने अक्ष पर एक घूर्णन 29 दिन 12 घंटे में पूरा करता है। यानी कि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, 29 दिन और 12 घंटे का, जितना वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उतने ही समय में वो अपना एक घूर्णन पूरा करता है। जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का एक चक्कर भी 29 दिन 12 घंटे में करता है और अपने अक्ष के ऊपर भी 29 दिन और 12 घंटे में अपना घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये यहां पर इसी कारण से हमें पृथ्वी चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखो दो बातें आएंगी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। कहने का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा जाता है तो सूर्य की किरणें यहां चंद्रमा पे गिरेंगी, तो यहां पर पृथ्वी से कोई व्यक्ति, यहां से कोई व्यक्ति इसको देखेगा, ठीक है, सूर्य को, तो वो चंद्रमा उसको ढक लेता है। किसको? सूर्य को थोड़ा ढक लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पर छाया बनती है इसकी। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है, एक सीधी रेखा में होने के कारण, और दिन में ही होता है हमेशा। परंतु चंद्र ग्रहण कब होता है? रात को होता है और पूर्णिमा को होता है। ये भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई इस बार। कैसे? देखो ये रहा, ये तो सूर्य है और चंद्रमा यहां पर है, पृथ्वी बीच में इस बार। ठीक है, तो यहां पर पृथ्वी बीच में होती है तब होता है चंद्र ग्रहण, और जब यहां पर चंद्रमा बीच में होता है तब होता है सूर्य ग्रहण। यह अमावस्या को होता है और यह पूर्णिमा को होता है। इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पृथ्वी से दूरी, यानी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,80,000 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर 1.5 सेकंड में पहुंचता है। यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है हमारे तक 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। 1 सेकंड से ही थोड़ा ज्यादा समय लेता है। इसके धरातल पर लावा मारिया कहलाता है। चंद्रमा के ऊपर जो लावा है, गर्म तरल पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? मारिया कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा का दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा रहने के लायक नहीं है। आगे है 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने इस पर कदम रखा और इसके बाद एल्ड्रिन उतरे थे चंद्रमा के ऊपर, 2 वैज्ञानिक। ठीक है, ये रहा नील आर्मस्ट्रांग का तस्वीर, और ये चंद्रमा की धरती पर, ठीक है, चहलकदमी करते हुए नील आर्मस्ट्रांग, जो कि पोशाक में आपको दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सहती यानी कि मास जो है वो 1/80 है। ठीक है, जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 1/80 चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। और गुरुत्व त्वरण जो है वो उसका जी का मान जो है वो 1/6 होता है। यानी कि हमारा वजन यहाँ पर मान लीजिए 60 किलो है, तो पृथ्वी पर, चंद्रमा पर हमारा वजन होगा 60 का 1/6 यानी कि 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास अलग चीज है, और जो मैं बात कर रहा हूं अपनी वजन की, वो अलग चीज है। सूर्य व चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में ज्वार आता है। यानी समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है तो उसे अपन ज्वार कहते हैं, वापस नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो समुद्र का पानी ऊपर नीचे क्यों उठता है? चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पानी ऊपर उठता है तब ज्वार, नीचे गिरता है तब भाटा आता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं।
आगे लिखा है, चंद्रमा की अर्धचंद्र स्थिति में केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में लघु ज्वार आते हैं। देखो लघु ज्वार कब आते हैं? चंद्रमा की अर्धचंद्र स्थिति में। अर्धचंद्र स्थिति कब बनेगी? जैसा कि पहले देखो 2 बार बनती है, चित्र में दिखाया गया था, ये रहा, ठीक है ना, ये अर्धचंद्र स्थिति है और ये अर्धचंद्र स्थिति है। जब हमें आधा चंद्रमा दिखता है तब उस समय क्या आता है? लघु ज्वार आता है। किस कारण से? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, आगे लिखा है, प्रतिदिन घूर्णन गति के कारण 2 पूर्ण ज्वार और 2 लघु ज्वार आते हैं। यानी कि पूरे दिन के अंदर हमारे 24 घंटे की बात हो रही है, 2 तो पूर्ण ज्वार आते हैं और 2 लघु ज्वार आ जाते हैं। और चंद्रमा के लिए 22 अक्टूबर 2008 को भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने यान भेजे हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, वैसे ही कृत्रिम उपग्रह भी भेजे गए हैं। ठीक है, जो अन्य ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं या पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह जिनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है और जो पृथ्वी या अन्य ग्रह या उपग्रह की परिक्रमा करके सूचनाएं प्रेषित करते हैं। कुछ कृत्रिम ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उपग्रह, और कुछ उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो उपग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं। 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट परीक्षित किया गया था, यानी कि भेजा गया था। यहाँ एक सारणी दी गई है, इस सारणी में आप थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूं आपको, अगर आप थोड़ा इसको देखें समझें तो यहाँ पर 8 ग्रह हैं, उनके नाम दिए गए हैं, सूर्य से उनकी दूरी दी गई है, उनका व्यास दिया गया है, परिक्रमण काल कितना कितना है वो सब दिया गया है, घूर्णन काल दिया गया है, उपग्रहों की संख्या जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और ये घूर्णन काल जो है पृथ्वी का 24 घंटे का होता है। ठीक, और परिक्रमण काल पृथ्वी का 365 दिन का होता है। पृथ्वी का व्यास दिया गया है, दूरी जो है वो दी गई है। परंतु यहाँ देखिए आप, यहाँ पर शुक्र ग्रह का -243 दिन घूर्णन काल दिया गया है। इसी प्रकार से अरुण का भी, ठीक है, -16 घंटे घूर्णन काल दिया गया है। माइनस का मतलब क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, बाकी अन्य जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। प्लस माइनस का मतलब, ये उपग्रहों की संख्या पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, बृहस्पति के 16 है, ठीक है, शनि के 22 है, ये 5 और 2 और अरुण वरुण के दिखाए गए। ये सब इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत बड़ा विज्ञान का जो टॉपिक है, सौरमंडल, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, ठीक है, जिसमें निहारिकाएं, आकाशगंगा, बहुत सारी बातें जो हैं इस पॉइंट के अंदर हमने समझी हैं। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी लेकर के आएंगे, अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।